नमस्कार। आज का टॉपिक है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन। इस टॉपिक में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन वहां पे कमेंट आ रही थी कि जो मेरी वॉइस है वो वॉइस क्लियर नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए डिसाइड किया गया इस टॉपिक को दोबारा से डिस्कस किया जाए, दोबारा से इसे जानने की कोशिश की जाए कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इसकी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होती है और इसका क्या कंपोजिशन है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग फार्मेसी एक्ट के बारे में जान लेते हैं। फार्मेसी एक्ट 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई और 1948 में इम्प्लीमेंट हुई। इस एक्ट का जो फार्मेसी एक्ट 1948 है, इस एक्ट का मेन दो ऑब्जेक्टिव थे, दो एम थे। फर्स्ट एम था हमारा दैट इज द टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया, एंड नंबर टू इज द टू कंट्रोल ओवर पर्संस एंटरिंग द फार्मेसी प्रोफेशन। To provide uniform education throughout India and to control over persons entering the pharmacy profession. जो to provide यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया, इसके लिए फार्मेसी एक्ट में एक प्रोविजन दी गई, एक काउंसिल को कंस्टिट्यूट करने के लिए कहा गया और उस काउंसिल का नाम है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और जो सबसे पहला काउंसिल बनी थी वो बनी थी हमारी 1949 में। ये जो फार्मेसी काउंसिल इंडिया कंस्टिट्यूट की जाती हैं वो 5 साल के लिए कंस्टिट्यूट होती हैं। 5 साल के बाद ये डिसॉल्व हो जाती हैं और डिसॉल्व होने के बाद फिर से नई पीसीआई, नई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कंस्टिट्यूट की जाती हैं। मींस हर 5 साल के बाद नई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट की जाती हैं। अभी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स को मिलाकर के जो काउंसिल बनती है उसका नाम दिया गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो मेंबर्स कौन कौन से हैं और वो कैसे इस काउंसिल तक पहुंचते हैं। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स को यदि हम डिवाइड करें तो उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक लोग कहेंगे इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरे लोग कहेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स और तीसरे लोग कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब इनमें से जो इलेक्टेड मेंबर्स, हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज द इलेक्टेड मेंबर्स। 3 बॉडीज हैं, एक का नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दूसरा का नाम है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और तीसरा का नाम है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये तीनों मेंबर्स से कुछ मेंबर्स को, ये तीनों बॉडी कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और वो मेंबर्स जो होंगे वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्टेड मेंबर्स समझे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने यूजीसी पे। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो 6 मेंबर्स को इलेक्ट करती हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस प्रोवाइडिंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। कि जो कॉलेजेस या जो यूनिवर्सिटी फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा दे रही हैं, वहां की जो टीचिंग फैकल्टीज हैं, उनमें से 6 मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस है कि जो ये 6 मेंबर्स इलेक्ट होंगे तो उनमें से कम एक सब्जेक्ट का जो एक मेंबर होगा दैट शुड बी टीचर ऑफ ए फार्मेसी, सेकंड वन should be teacher of the pharmaceutical chemistry, third one should be teacher of the pharmacology and last one should be teacher of the pharmacognosy। कि आउट ऑफ 6 जो 6 मेंबर्स इलेक्ट हो रहे हैं उनमें कम से कम एक टीचर फार्मेसी का, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, एक फार्माकोग्नोसी का और एक फार्माकोलॉजी का होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 6 मेंबर्स को इलेक्ट किया। दूसरा पॉइंट हमारा दैट इज द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जिस तरह से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कंस्टिट्यूट की जाती है और बहुत सारे उसके मेंबर्स होते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही मेडिकल फील्ड में भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होंगी और वहां बहुत सारे मेंबर्स होंगे। वो जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स आपस में मिलकर किसी एक पर्सन को इलेक्ट करेंगे। आपस में किसी एक पर्सन को, किसी एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे और वो मेंबर जो होगा वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी मेंबर हो जाएगा। मींस उस पर्सन के पास दोनों काउंसिल की मेंबरशिप होंगी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की भी मेंबरशिप होंगी और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की भी मेंबरशिप होंगी। मींस कि वन पर्सन इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अमंग देमसेल्व्स, उनको अपने आप में से किसी एक को इलेक्ट करना होता है। और थर्ड पॉइंट है कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, सभी के पास अपनी एक फार्मेसी काउंसिल है और उसका हम नाम देते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने मेंबर्स में किसी एक पर्सन को इलेक्ट करेंगे, किसी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लिमिटेशन है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो इलेक्ट कर रहा है वो जो पर्सन होना चाहिए ही शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो वो जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। इंडिया के हर एक स्टेट
अपने अपने यहाँ से एक एक मेंबर कलेक्ट करेंगे और वो मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी मेंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके पास दो तरह की मेंबरशिप हो गई, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की भी मेंबरशिप रहेगी और दूसरा उनके पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की भी मेंबरशिप रहेगी। इससे हमने देखा कि 3 बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 6 मेंबर कलेक्ट कर रही है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1 मेंबर कलेक्ट कर रही है और जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल हैं सारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने अपने यहाँ से एक एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा एंड दे विल बी कंसीडर्ड एज ए इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, दैट इज द नॉमिनेटेड मेंबर्स, कि कौन कौन से पर्संस हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, वो एज ए नॉमिनेटेड मेंबर्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हो जाएंगे। यहां पर भी कुछ बॉडीज हैं। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हो गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा हो गया हमारा यूजीसी और चौथा हो गया हमारा AICTE। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूजीसी एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसको शॉर्ट में कहते हैं AICTE। ये सभी बॉडीज हैं। ये बॉडीज एक मेंबर, ये बॉडीज कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं और वो मेंबर्स ऑटोमेटिकली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हो जाएंगे। अभी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, सबसे पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट 6 पर्संस को नॉमिनेट करेंगी कि 6 पर्संस विल बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इसमें एक कंडीशंस है कि मोर देन हाफ शुड बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैविंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मेंबर्स को नॉमिनेट कर रही है उस मेंबर्स में से मोर देन हाफ मींस 4 या 4 से ज्यादा जो मेंबर्स होना चाहिए, दैट मेंबर्स शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और शुड हैव डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है और जितने भी यूनियन टेरिटरी है, यूटी हो गई और स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सारे स्टेट गवर्नमेंट एक एक मेंबर को नॉमिनेट करेंगे और दैट मेंबर शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, कि 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विल बी नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। उसका थर्ड पॉइंट है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उनके तरफ से भी एक नॉमिनेशन आएगा, उनको हम नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव, कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होगा। और ठीक इसी तरह से जो AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उनके तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे जो कि मेंबर होंगे हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। मींस 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रॉम द यूजीसी एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द AICTE। तो हम लोगों ने 2 कैटेगरी, 2 ग्रुप को जान लिया कि इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड है एक्स ऑफिशियो। पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि एक्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्टेड का मतलब क्या होता है, नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है, आपको इसकी जानकारी होगी, इसलिए मैं उसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर। मींस वर्ड क्या है, एक्स ऑफिशियो। पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्स ऑफिशियो क्या होता है, फिर हम इनके मेंबर्स पे आएंगे। एक्स ऑफिशियो मतलब क्या होगा कि कोई एक पोस्ट है, कोई एक डेजिग्नेशन है और उस पोस्ट पे जो भी पर्सन काम कर रहा है वो पर्सन यदि किसी काउंसिल का मेंबर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपके यहाँ स्टूडेंट काउंसिल है, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल है। उस स्टूडेंट काउंसिल के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं जो स्टूडेंट मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और उनमें से कोई एक मेंबर ऐसा हो सकता है जो ऑफिशियल मेंबर होगा कि आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, यहाँ का जो प्रिंसिपल है या यहाँ का जो डीन है वो भी काउंसिल के मेंबर है। तो जो ये एचओडी है या डीन है या प्रिंसिपल है और वो यदि उस स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो गए तो हम उसे क्या कहेंगे, ही इज द एक्स ऑफिशियल मेंबर। मतलब क्या होगा कि उस पोस्ट के ऊपर जो भी पर्सन डिप्यूट होगा, जो भी पर्सन अपॉइंट होगा, ऑटोमेटिकली वो उस काउंसिल का मेंबर हो जाएगा। मींस कोई स्टेट काउंसिल है और वहां का एक्स ऑफिशियल मेंबर वहां का डीन है, तो जो भी पर्सन उस डीन के पोस्ट पे अपॉइंट होंगे, उस डीन एज ए डीन वो वर्क कर रहे होंगे, तो वो डीन ऑटोमेटिकली स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो जाएंगे। अब हम उस डीन का नाम कह देंगे ही इज एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। अब अपने हम लोग पॉइंट पे आते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 तरह के एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं और वो नाम क्या है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। मींस जो मेडिकल प्रोफेशन है, जो डॉक्टर्स की प्रोफेशन है, उन प्रोफेशन की जो गवर्नमेंट की जो हाईएस्ट पोजीशन है उसका लोग नाम देते हैं ही इज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। दूसरा क्या हो गया कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो फार्मेसी की प्रोफेशन है, इस फार्मेसी प्रोफेशन में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है
उनका जो सबसे जो हाईएस्ट लेवल पर जो ऑफिसर होगा उसको क्या नाम देते हैं, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक उसी तरह से हमारी लेबोरेटरी के अंदर जहां पे टेस्टिंग और एनालिसिस की जाती है, जो गवर्नमेंट की लैब्स और एनालिसिस है, उसको जो हाईएस्ट लैब जो है उसका नाम लोग देते हैं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का जो डायरेक्टर होगा वो डायरेक्टर भी एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन कौन हो गए, 3 हो गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। इस तरह से हम लोगों ने जान लिया, हम लोग समझ लिए कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उनके अंदर कौन से इलेक्टेड मेंबर है, कौन से नॉमिनेटेड मेंबर है और कौन से एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है। ये हमारी इनकी कंपोजिशन हो गई। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इस फार्मेसी काउंसिल इंडिया में सपोज कर सारे मेंबर्स इलेक्ट, नॉमिनेट और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स आ गए और एक काउंसिल बन गई। जब ये काउंसिल बनेगी, सारे मेंबर एक साथ बैठेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि ये जो मेंबर्स होंगे अपने आप में से, वो वहां जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक पर्सन को प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे और किसी एक पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे। मींस जो मेंबर्स होंगे वो अपने आप में से किसी एक को प्रेसिडेंट और किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाएंगे। यहाँ पे वर्ड क्या है, एग्जीक्यूटिव कमिटी। दो डेजिग्नेशन हो गई, एक का नाम दिया जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर डिफरेंट डेजिग्नेशन होंगी, उनमें से एक नाम हो गया हमारा प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दूसरा होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और तीसरी एक बॉडी है, तीसरी एक कमिटी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, उस कमिटी का नाम दिया गया एग्जीक्यूटिव कमिटी। अब प्रश्न ये है कि एग्जीक्यूटिव कमिटी क्या है और इसे क्यों बनाई जाती है। क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स इंडिया के हर एक कॉर्नर से आते हैं, हर एक इंडिया के हर एक स्टेट से आएंगे, डिफरेंट पार्ट से आएंगे और ये सारे मेंबर हर रोज हर दिन अपने इस काउंसिल के अंदर नहीं बैठ सकते। उन काउंसिल का काम वो हर रोज नहीं देख सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे फील्ड से आ रहे हैं और वो आकर के यहाँ के मेंबर बन जा रहे हैं। मीन्स अपनी उनकी जो ओरिजिनल काउंसिल है, ओरिजिनल कमेटी है, ओरिजिनल ऑफिस है, वहां की तो उनके पास वर्किंग है ही, मेंबरशिप है ही, साथ साथ वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हो गए। मतलब क्या हुआ कि ये लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग को, डे टू डे फंक्शनिंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उनको वह देख रेख नहीं कर सकते। तो इस पर्पस के लिए एक कमेटी बनाती है सारे मेंबर मिलकर, उनका नाम होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेन फंक्शन, मेन पर्पस क्या होता है कि जो डे टू डे वर्किंग ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के उन डे टू डे वर्किंग के ऊपर नजर रखें और उन डे टू डे वर्किंग को देखें कि वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जितने भी मेंबर्स होंगे सभी मेंबर्स मिलकर किसी 5 मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे और वो जो 5 मेंबर होंगे वो मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और इन 5 के अलावा जो काउंसिल का प्रेसिडेंट है और जो काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर होगा। टोटल कितना हो गए, 7 मेंबर हो गए। 5 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द काउंसिल मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और 2 मेंबर जो पहले से जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। अब ये जो नॉमिनेशन हो रही है या इलेक्शन हो रही है, एक्स ऑफिशियल में तो क्या हो गया कि उस पोस्ट पे जिस पर्सन की अपॉइंटमेंट होगी, जो पर्सन वर्क करेगा वो ऑटोमेटिकली हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबरशिप हो जाएगा। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जो नॉमिनेट हो रहे हैं या कुछ पर्सन ऐसे हैं जो इलेक्ट हो रहे हैं, तो इनकी जो नॉमिनेशन या इलेक्शन होती है वो 5 ईयर्स की होती है। मीन्स उनको वो एक बार जो नॉमिनेट हो गए तो 5 साल तक नॉमिनेट रहेंगे और 5 साल के बाद उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन वो मेंबर दोबारा रीनॉमिनेट भी हो सकते हैं या दोबारा री इलेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोविजन है कि सपोज कोई मेंबर है, कोई पर्सन है फार्मेसी काउंसिल का मेंबर हो गया, इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, तो उनके लिए मस्ट है, जो अर्जेंट है कि उन्हें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने भी मीटिंग्स होंगी उन मीटिंग्स को उन्हें अटेंड करना पड़ेगा। यदि सपोज करें किसी भी कारण से रेगुलर 3 मीटिंग्स पे एब्सेंट रह रहे हैं, रेगुलर 3 मीटिंग्स में वो एब्सेंट रहे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग्स हो रही है और उनमें से लगातार वो 3 मीटिंग में एब्सेंट रह रहे हैं, उस कंडीशन में उन्हें अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि किस रीजन से उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हो पाए। यदि उनका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं हुई, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है उनके एब्सेंटी का, तो उस कंडीशन में उनकी जो मेंबरशिप होगी वो मेंबरशिप सीज कर ली जाएगी, उनकी मेंबरशिप जो होगी वो खत्म हो जाएगी। फिर कहा जा रहा है कि यहीं पर कि जो ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स चाहे हम वहां पे काम नहीं करना चाह रहे हैं, हम एज ए मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं रहना चाह रहे हैं, तो वो मेंबर भी अपनी रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया।
उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो किसी बॉडी से आ रहे हैं। सपोज करें कि कोई टीचर है, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इलेक्ट होकर के आ रहा है और उसकी वहां से उसको रिटायर हो गया या किसी कारण से उसकी जॉब वहां से चली गई, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मेंबरशिप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की है वो खत्म हो जाएगी। सपोज करें कोई मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आ रहा है और वहां पर उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई, तो उसकी मेंबरशिप ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी खत्म हो जाएगी। सपोज करें कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और बीइंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसका नॉमिनेट किया गया नाम या वो इलेक्ट हुआ है एज ए मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और किसी भी कारण से उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है, तो वहां पर उसकी जो मेंबरशिप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके अंदर बहुत सारे वैकेंसीज क्रिएट हो सकते हैं। किसी भी कारण से वो रिजाइन कर दे रहे हैं या वो 3 रेगुलर मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या उनकी जो ओरिजिनल काउंसिल के अंदर ओरिजिनल ऑफिस के अंदर जो उनकी मेंबरशिप थी वो मेंबरशिप खत्म हो गई है, तो वहां उनकी मेंबरशिप यहाँ भी खत्म हो जाएंगी। इस तरह से यहाँ पे कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं बीच बीच में। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट होती है उस वैकेंसी को हम फ्रेश रीनॉमिनेशन से और फ्रेश री इलेक्शन से भर सकते हैं या भर दी जाती है। लेकिन जो भी री इलेक्टेड मेंबर है, जो भी रीनॉमिनेटेड मेंबर है, उनका जो टेन्योर होगा रेसिडुअल पीरियड होगा। टेन्योर क्या होगा? रेसिडुअल पीरियड होगा। सपोज करें कोई मेंबर है, वो मेंबर 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ है और वो 3 साल के बाद उसकी मेंबरशिप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से खत्म हो गई। अब उसके यहाँ पे कोई दूसरा न्यू मेंबर आ रहा है, न्यू इलेक्टेड मेंबर है, न्यू नॉमिनेटेड मेंबर है, तो उनकी जो मेंबरशिप होगी वो 2 साल की ही होगी, उनकी मेंबरशिप 5 साल के लिए नहीं होगी। हमने शुरू में क्या स्टडी किया था कि जो मेंबर्स इलेक्ट और नॉमिनेट हो रहे हैं वो कितने साल में होते हैं? फॉर द 5 इयर्स, और 5 इयर्स के बाद वो दोबारा से री इलेक्ट या री नॉमिनेट हो सकते हैं। लेकिन यदि सपोज करें कोई वैकेंसी क्रिएट हो रही है, कोई टेम्पररी वैकेंसी क्रिएट हो रही है ड्यू टू रेजिग्नेशन या किसी भी कारण से, तो वहां पे जो भी पर्सन आएंगे, जो भी मेंबर आएंगे, उनका जो टर्म होगा, उनका जो टेन्योर होगा, दैट विल फॉर द रेसिडुअल पीरियड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो मेडिकल, जैसे सपोज करें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई मेंबर आ रहा है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई, तो उसकी ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा कि जब वहां पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से किसी दूसरे मेंबर को वहां पे इलेक्ट किया जाएगा और वो मेंबर जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आएगा तो उतने ही पीरियड के लिए रहेगा। सपोज करो 3-4 साल के बाद उसकी मेंबरशिप खत्म हो रही है, तो रेसिडुअल पीरियड कितना बचा? 1 ईयर। तो ये जो मेंबर आएंगे, जो न्यू मेंबर आएंगे, वो कितने दिनों की उनकी मेंबरशिप रहेगी? तो फॉर द 1 ईयर। मीन्स हर 5 साल के बाद जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी और न्यू फार्मेसी काउंसिल कंस्टिट्यूट की जाएगी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है, ऐसा बताया गया है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इट विल बी कंसीडर्ड एज ए कॉर्पोरेट बॉडी, कि यह एक कॉर्पोरेट बॉडी है और इसके अंदर परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि सपोज करें कि एक काउंसिल है, उस काउंसिल के पास अपने एक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज है। कोई भी काउंसिल होगा, कोई भी ऑफिस होगा, कोई भी दफ्तर होगा, हर एक ऑफिस या दफ्तर या काउंसिल के पास अपने एक मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो अभी सपोज करें कि काउंसिल डिसॉल्व होगी और न्यू काउंसिल बन रही है, तो ऑटोमेटिकली जो ये प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो वो दूसरे काउंसिल को ट्रांसफर हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे? परपेचुअल सक्सेशन। मींस कि जो न्यू काउंसिल बनेगी उसके पास सारी ये मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो क्या हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कि किस तरह से इनके कौन कौन से मेंबर होंगे, किस तरह से प्रेसिडेंट बनेंगे, किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, क्या एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, क्या रेजिग्नेशन है, कैसे वैकेंसी क्रिएट होती है और कैसे उस वैकेंसी को फुलफिल की जाती है। अब हम लोग इससे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ फंक्शनिंग के बारे में जान लेते हैं। फंक्शनिंग में क्या कहा जा रहा है कि जो भी काउंसिल बनेंगे उस काउंसिल को ऑथराइज है, उस काउंसिल को पावर है कि वो अपने रूल्स रेगुलेशन को ले डाउन कर सकता है। कोई भी रूल्स बना सकता है, कोई भी रेगुलेशन बना सकता है, कोई भी प्रोसीजर बना सकता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल। तो काउंसिल को ये पावर है कि ही कैन ले डाउन द रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। वो जो काउंसिल बन रही है वो काउंसिल जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को क्या सैलरी दी जानी है, क्या अलाउंसेस दी जानी है, क्या उनकी रेट होंगे अलाउंसेस के, वो रेट भी वो फिक्स करेंगे कि प्रेसिडेंट को कितने पैसे अलाउंस दी जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट को कितने अलाउंस दी जाएंगे, जो मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के हैं उनको क्या अलाउंस दी जाएंगे और जो वैसे जो जनरल मेंबर्स है हमारे इस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को उनको क्या अलाउंस दी जाएंगे। ये काउंसिल को ऑथोराइज है, काउंसिल को अथॉरिटी है को खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किस मेंबर को कितने अलाउंस दी जाए। यदि आवश्यकता पड़े तो ये काउंसिल कोई भी
भी कमेटी, कोई भी सब कमेटी बना सकती है फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी स्पेसिफिक पर्पस आ गई और उस पर डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन के लिए वो एक कमेटी को बना सकते हैं, और उस कमेटी के जो मेंबर होंगे वो मेंबर्स वही होंगे जो हमारे फार्मेसी काउंसिल के मेंबर हैं। और जब ये फार्मेसी काउंसिल डिसॉल्व होगी तो वो जो कमेटी होगी वो कमेटी भी डिसॉल्व हो जाएगी। अब क्या होगा कि जो किस तरह से इलेक्शन होनी है, सपोज करें फार्मेसी काउंसिल कंस्टिट्यूट हुई है, वहां पे इलेक्शन हो रही है, उसका इलेक्शन में क्या प्रोसीजर होगा, मोड ऑफ इलेक्शन क्या होगा, वो हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया खुद डिसाइड करेगी। कैसे इनको अपनी प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, वो खुद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। जो फार्मेसी काउंसिल इंडिया टाइम टू टाइम में अपने मीटिंग्स को अरेंज करवा सकती हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग कॉल कर सकती हैं और उस मीटिंग में सारी मेंबर्स को आना होता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनके अलावा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक सेक्रेटरी या एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करते हैं और कुछ सर्वेंट और कुछ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करते हैं फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल। काउंसिल का डे टू डे फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है एक रजिस्ट्रार को या अपने सेक्रेटरी को और कुछ ऑफिसर्स को और कुछ सर्वेंट्स को भी अपॉइंट कर सकती हैं। और ये फार्मेसी काउंसिल की काउंसिल खुद डिसाइड करती है कि ये जो रजिस्ट्रार या सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर या सर्वेंट जो अपॉइंट किए जा रहे हैं उनकी क्या सैलरी होनी चाहिए, इट विल बी डिसाइडेड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो भी फार्मेसी काउंसिल इंडिया की एक्सपेंडिचर्स हो रही है, जो भी फार्मेसी काउंसिल इंडिया कंस्टिट्यूट फंक्शनिंग कर रही है और फंक्शनिंग जो भी पैसा खर्च हो रहा है उन उस एक्सपेंडिचर का वो अकाउंट मेंटेन रखेंगे और उसका पूरा डिटेल वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम देते रहेंगे। जो भी ये वर्किंग कर रहे हैं, जो भी वर्किंग की जो मीटिंग है, जो भी इन्होंने मीटिंग किया उसका जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसका पूरा डिटेल वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते रहेंगे। और लास्ट पॉइंट ये हो गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया है वो इनके अकाउंट को ऑडिट कर सकते हैं, उनके अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि जो इनका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्सपेंडिचर प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरी तरह उन्होंने जान लिया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कंपोजिशन है और ये किस तरह से अपना वर्किंग परफॉर्म करते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि हम लोगों ने क्या कहा कि फार्मेसी काउंसिल इंडिया की कुछ वर्किंग है, मतलब क्या है कि ये रूल्स रेगुलेशन को ले डाउन कर सकते हैं, या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या फंक्शन है वो डिसाइड कर सकते हैं, किस तरह से ये इलेक्शन इनकी होगी वो डिसाइड कर सकते हैं, कैसे वो कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे वो डिसाइड कर सकते हैं, वो क्या क्या मीटिंग करेंगे, कैसे वो मीटिंग को होल्ड करेंगे वो डिसाइड करेंगे। जो भी ये रिपोर्ट बना रहे हैं उसका जो फंक्शनिंग है उस फंक्शनिंग की कॉपीज जो होगी वो कॉपीज वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। इनका जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी जो फंक्शनिंग है उसकी फंक्शनिंग का रिपोर्ट भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे एनुअली। इसके अलावा जो ऑडिटर जनरल है उनसे अपने अकाउंट को चेक करवाएंगे, ऑडिटर जनरल से अकाउंट को चेक करवाने के लिए वो अपने अकाउंट को मेंटेन भी रखेंगे। ये सारे फंक्शन होंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन क्या है कि हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो फंक्शन थी उस फंक्शन में क्या स्टडी किया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन रेगुलेशन बनाती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल रजिस्टर बनाती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो फॉरेन क्वालिफिकेशंस है उनको रिकॉग्नाइज करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो तो मेन फंक्शंस हैं ही टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और वो फंक्शंस हमारा है एजुकेशन रेगुलेशन, सेंट्रल काउंसिल और रिकॉग्निशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। लेकिन उसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी है जो उनका इंटरनल फंक्शंस है, उनके ऑफिस के मैनेजमेंट का फंक्शंस है, तो वो फंक्शंस भी फार्मेसी काउंसिल इंडिया को परफॉर्म करना होता है। इस तरह से हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया, जान लिया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और इसकी क्या कंपोजिशन है। मैं उम्मीद करता हूं मैं इसे समझाने में कामयाब रहूंगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।